थोड़ा सा रिवाइज करो पहले कल वाली क्लास का, फिर आगे बढ़ते हैं। ये इनसाइड वाला एक सॉलिड मेटल स्फीयर, सॉलिड मेटल स्फीयर है, और ये एक मेटल हॉलो हॉलो मेटेलिक शेल मान लेते हैं इसको। इनसाइड वाले पे चार्ज जो है, अंदर वाले का चार्ज माइनस ऑफ क्यू, इनर स्फीयर माइनस क्यू, और जो शेल है उसके ऊपर चार्ज +3 क्यू है। जरा डिस्ट्रीब्यूट करके बता देंगे चार्ज कहाँ पर कितना जाएगा, एक बार वेरीफाई कर लें। कौन से सरफेस पर कितना चार्ज जाएगा ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। और लाइक इसको मैं S1 सरफेस नाम दे देता हूँ, इसको S2 सरफेस और इसको S3 सरफेस। तो 1 बाय 1 बताओ, देखिए कितना क्लियर है। S1 सरफेस पे कितना चार्ज होगा? सर माइनस क्यू। अच्छा ठीक है, इसके वॉल्यूम में चार्ज होगा कोई सॉलिड मेटल के वॉल्यूम में? नो सर। नो सर। ठीक है, नहीं है। तो इसका मतलब क्लियर है आप लोग को कि S1 पर चार्ज माइनस ऑफ क्यू रहेगा। S2 सरफेस का चार्ज, S2 वाले सरफेस का चार्ज प्लस क्यू। हाँ, हमेशा आमने और सामने, मतलब ये जो आमने सामने के सरफेस हैं इक्वल अपोजिट रखिएगा। अगर यहाँ माइनस क्यू दिखा रहे हैं तो इसके जस्ट सामने प्लस क्यू। और S3 वाले सरफेस का चार्ज +2 क्यू। हाँ, S2 और S3 मतलब जो मेटेलिक शेल है उसके दोनों साइड के चार्ज की टोटल वैल्यू 3Q आनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर प्लस क्यू दिखा रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर +2Q। ठीक है शाबाश। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आप कर सकते हो। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालने में जल्दी से बताएं। सपोज सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर, एट दिस सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन आर इज लेस देन ए। फटाफट बताए क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? जीरो। रीजनिंग? इनसाइड कंडक्टर के चार्ज इनसाइड नहीं होता। कंडक्टर। आर इक्वल टू ए, यहाँ पर एट दिस पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन। और सिग्मा क्या होगा इसमें? चार्ज डेंसिटी, सरफेस एरिया वाली। तो S1 की चार्ज डेंसिटी, उसका सिग्मा कितना होगा? सिग्मा ऑफ S1 अगर देखें तो सिग्मा ऑफ S1 विल बी, इसका चार्ज है -Q बाय एरिया 4πA²। यस सर। तो ये सिग्मा ऑफ S1 अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, ए और बी के बीच में कोई स्पेस ले लें अगर, समवेयर एट दिस पॉइंट, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो गॉसियन सरफेस बना देंगे। और E इंटू दैट 4πr² फ्लक्स विल बी, चार्ज इनसाइड में जो आएगा उसकी कौन सा आएगा यार इसमें? ए और बी के बीच में अगर कोई गॉसियन सरफेस बनाते हैं तो उसके अंदर का चार्ज -Q। आर इक्वल टू बी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट? सर जीरो होगी। सरफेस का आर चार्ज इक्वल, तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। ठीक है, आर इक्वल टू बी मतलब कि कौन सा पॉइंट हुआ? ये अंदर वाला सरफेस, इस सरफेस के ऊपर बात कर रहे हैं। ऑन दिस सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट दिस सरफेस जीरो आएगी। क्या रीजन दोगे इसका जीरो आने का? सर सॉलिड मेटल पे -Q चार्ज है और S2 पे +Q चार्ज है सर, तो दोनों का ओवरऑल जीरो हो जाएगा। ठीक है, बी से ज्यादा और सी से कम वाली डिस्टेंस पे जाएंगे समवेयर बिटवीन जीरो, क्योंकि मेटल है। एंड फाइनली अगर आर मोर देन सी वाला केस हो, या फिर आर इक्वल टू सी वाला केस, पहले तो आर इक्वल टू सी पे आइए। मतलब अगर ये सब कर पा रहे हैं इसका मतलब अब कंफ्यूजन का पॉइंट नहीं रहेगा कोई। आर इक्वल टू सी पर तो 3Q नहीं सर 2Q होगा। सर 2Q अपॉन 4πr²। हाँ, इसी को गॉसियन सरफेस मान लेंगे। और
सरफेस सी पर और उसके अंदर दोनों चार्ज लगेगी, तो सरफेस सी मतलब यहाँ वाले सरफेस का चार्ज और अंदर वाले चार्ज सब काउंट कर लेते हैं, तो वो 2q आएगा प्लस 2q। यस सर। ठीक, और सिग्निफिकेंसेस क्या रहेंगे, जैसे कि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी बिकॉज सिग्मा एस पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड आएगी। मीनिंग ऑफ दिस माइनस साइन विल बी दैट इनवर्ड, और यहाँ पर लास्ट में पॉजिटिव आंसर आ रहा है, इसका मतलब इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड दिखाएंगे। ये माइनस और प्लस के सिग्निफिकेंस होंगे, जहाँ नेगेटिव वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड, जहाँ प्लस वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। चलो ठीक है। और ये सिर्फ स्फीयर में ही नहीं, ये सिलेंडर वगैरह में भी ऐसे ही काम करोगे, जैसे स्फीयर में तो हमने इतने एग्जांपल करा दिए ना, सिमिलर एग्जांपल्स सिलिंड्रिकल शेल हो अगर तो भी लगेगा, जैसे एक और एग्जांपल दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल कि इस टाइप से अगर एक सिलिंड्रिकल शेल कंसिडर कर लो, लॉन्ग सिलेंडर है, अच्छा हो गया। इस टाइप का एक सिलिंड्रिकल शेल मान लें जिसकी इनसाइड रेडियस ए और आउटसाइड रेडियस बी, और इस सिलेंडर की एक्सिस के अलोंग एक लाइन चार्ज प्लेस करेंगे, लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी लैम्डा प्लस लैम्डा, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज वायर इसके एक्सिस पर, एंड सपोज दिस लेंथ इज एल, द सिलेंडर लेंथ इज एल, बट वो लॉन्ग सिलेंडर मानेंगे, लेंथ देने का मतलब ये नहीं होता कि फाइनाइट है वो, इट इज स्टिल इनफाइनाइट टाइप सिलेंडर। तो इस सिलेंडर की जो है मतलब ये जो सिलिंड्रिकल सेल है इसका इनर सरफेस हमारा S1 हो गया, और इस सिलिंड्रिकल सेल की आउटर सरफेस S2 हो गई। तो एक बार फिर से बताइए S1 पर क्या चार्ज आएगा और S2 पर क्या चार्ज आएगा, जबकि क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो मेटेलिक शेल है उसको हम लोगों ने एक प्लस 2q का चार्ज प्रोवाइड किया है, या सिंपली प्लस क्यू कर लें, 2q की जरूरत नहीं, प्लस क्यू, शेल को प्लस क्यू चार्ज दिया है और उस सिलेंडर के एक्सिस पर एक लाइन चार्ज रखा गया, इनफाइनाइटली लाइन चार्ज। तो सरफेस S1 पर और सरफेस S2 पर क्या क्या चार्जेस अपीयर होंगे। चार्ज ऑन S1, तो रूल बड़ा सीधा सा है इसका यार, मेटेलिक शेल के अंदर कितना चार्ज है वो काउंट करें पहले आप। मतलब ये मेटेलिक शेल कितने चार्ज को सराउंड कर रही है, इस लाइन चार्ज का कितना चार्ज ऐसा है जो मेटेलिक शेल के अंदर है, लैम्डा एल। लैम्डा लैम्डा एल, तो उसी का अपोजिट अंदर वाले सरफेस पर दिखाइएगा, माइनस लैम्डा। लैम्डा हाँ, जितना भी चार्ज आपका मेटेलिक मेटेलिक शेल चाहे सिलिंड्रिकल हो चाहे स्फेरिकल हो, उनके अंदर के जो चार्ज होते हैं इनसाइड, मतलब ये बाहर वाला लेंथ आप छोड़ दीजिए, ये लेंथ भी छोड़ दो आप, इनसाइड वाली लेंथ एल और लैम्डा से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ लैम्डा इंटू एल का चार्ज उतना ही चार्ज S1 पर दिखा दे, यानी कि चार्ज ऑन S1 विल बी लैम्डा इंटू एल, बट उसका साइन नेगेटिव रखोगे, जितना चार्ज इनसाइड शेल होगा उसका अपोजिट अंदर वाली सरफेस पर, और बाहर वाली सरफेस का चार्ज निकालने के लिए अंदर वाले सरफेस का चार्ज प्लस बाहर वाले सरफेस का चार्ज प्लस क्यू आना चाहिए, तो उस हिसाब से वो वैल्यू क्यू प्लस लैम्डा इंटू एल होगी। ठीक है सर? यस सर। यस सर। ओके, देन अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस S2, या कहीं पर भी लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो एट सम डिस्टेंस r व्हिच इज लेस देन a,
यानी कि यहाँ कहीं पर इनसाइड द सिलिंड्रिकल शेल वायर से कुछ r डिस्टेंस पर, जो कि लेस देन a है, एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे गॉस लॉ लगा देंगे। स्फीयर में कॉन्सेंट्रिक और सिलेंडर में कोएक्सियल, कॉमन एक्सिस और कॉमन सेंटर वाले केसेस जितने भी आएंगे वो सब हमारे सिमेट्रिकल केसेस होते हैं, और इनके इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से निकालना ज्यादा कंफर्टेबल है। तो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर ऐसे ही इमेजिन कर लो कि एक सिलिंड्रिकल सरफेस बनी होगी। तो वो जो सिलिंड्रिकल सरफेस बनेगी स्मॉल आर रेडियस की, उस सिलिंड्रिकल सरफेस का एरिया हो जाएगा 2 पाई r इंटू लेंथ, और चार्ज इनसाइड दैट गॉसियन सरफेस। तो स्मॉल आर रेडियस का जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनेगा उसके अंदर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा चार्ज आएगा, वो सिंपली लैम्डा इंटू एल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो समवेयर बिटवीन ए एंड बी, जीरो। इसके लिए कोई गॉस लॉ की जरूरत नहीं है, बिकॉज कंडक्टर के इनसाइड जीरो ही है ना आंसर। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है समवेयर बिटवीन आर, समवेयर एट आर मोर देन बी पर। फिर से गॉसियन सरफेस गॉस लॉ। बी से बिगर रेडियस का एक सिलेंडर इमेजिन कर लेते हैं। तो उसका एरिया लिखेंगे 2 पाई आर एल इक्वल टू, अब उसके अंदर चार्ज कितना रखोगे आप? हाइपोथेटिकल सिलेंडर विच इज बिगर देन बी, क्यू का चार्ज बिगर, ध्यान से बच्चे। क्यू प्लस लैम्डा एल। एक ऐसा गॉसियन सरफेस जो आपके इस सिलिंड्रिकल सेल से भी बड़ा है, तो उसके अंदर तो वायर भी आएगा, S1 भी आएगा, S2 भी आएगा, तो सारे चार्ज काउंट कर लेते हैं। वायर का चार्ज लैम्डा इंटू एल, S1 का चार्ज माइनस लैम्डा इंटू एल, और S2 का चार्ज, तो कुल मिलाकर के टोटल चार्ज जो आएगा वो Q प्लस लैम्डा एल आएगा। सर वैसे भी शेल के बाहर अंदर वाले से फर्क ही नहीं पड़ेगा ना क्या होगा। हाँ, यही बात सही है कि जो आउटर स्पेस है, आउटर स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो सरफेस S2 के चार्ज की होगी। ये तो शील्डिंग इफेक्ट था ना कि अंदर वाली वायर और अंदर वाली सरफेस का कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाना ही नहीं है। ठीक है, यस सर। स्फीयर और सिलेंडर दोनों के कंसेप्ट सिमिलर ही हैं, कोई चेंज ना करना इसको। और वाकई अगर समझ में आ गया तो इसका मतलब सही ट्रैक पे चल रहे हैं हम लोग। अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी हमें, कभी नहीं होगी। नाउ एक बड़ा न्यूमेरिकल, कॉमन न्यूमेरिकल आता है, पैरेलल प्लेट्स, सिस्टम ऑफ पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स। सिस्टम ऑफ पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स की बात करें अगर, ये बड़ा कॉमन आता है। इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह काफी पूछते हैं कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स पैरेलल में रखी जाएंगी तो चार्जेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो लाइक अगर इस तरीके से हम दो पैरेलल सरफेसेस मान लेते हैं, ठीक है, दो आइडेंटिकल हैं पैरेलल सरफेसेस हैं, और एक पर हमने कुछ Q1 चार्ज रखा हुआ और दूसरे पर Q2 चार्ज रखा हुआ है। तो ये मतलब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि ये चार्जेस इन प्लेट्स के सरफेसेस पर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो जो लेफ्ट साइड वाली प्लेट है, प्लेट नंबर 1, और राइट साइड वाली प्लेट नंबर 2, तो प्लेट नंबर 1 की दो सरफेसेस, प्लेट 1 की राइट सरफेस और प्लेट 1 की लेफ्ट सरफेस। सिमिलरली प्लेट 2 की लेफ्ट साइड की सरफेस और प्लेट 2 की राइट साइड वाली सरफेस, इनके ऊपर चार्ज निकालने हैं। हालांकि इसका एक ऑब्जेक्टिव तरीका भी होता है चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का, पैरेलल प्लेट्स पर बड़ा सिंपल ऑब्जेक्टिव रूल भी है। बट पहले डिराइव कर लेते हैं। सपोज दैट कि जो Q1 है उसमें से स्मॉल Q चार्ज, Q1 में से स्मॉल Q चार्ज राइट साइड वाले सरफेस पर आया, इधर स्मॉल Q चार्ज आया, तो जो बाकी का चार्ज होगा वो बैक साइड वाली सरफेस पर दिखाओगे।
इसकी जस्ट इसके पीछे वाली सरफेस के ऊपर, वो हो जाएगा Q1 माइनस स्मॉल q, क्योंकि कल ये डिस्कस कर चुके हैं कि कंडक्टिंग प्लेट में ये जो एज वाले सरफेस होते हैं ये इग्नोर किए जाते हैं, ये सरफेस इग्नोर करते हैं। अब Q2 पर चार्ज कैसे निकालेंगे, देखिए इंड्यूस चार्ज आ जाएगा ना -q का। बिल्कुल सर लेफ्ट में -q आएगा और राइट में प्लस, Q2 हाँ -q। प्लस Q के जस्ट सामने -q दिखाओगे आप, आमने सामने हमेशा इक्वल अपोजिट होना चाहिए। तो अगर इस तरफ +q है तो इसके जस्ट अपोजिट वाली सरफेस पर, सामने वाली सरफेस पर यहाँ पर दिखाओगे -q चार्ज, और ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस का कंबाइंड Q2 होना चाहिए, Q2 + Q हो जाएगा। यानी इधर हम दिखाएंगे Q2 + q। इस तरीके से तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करोगे। यानी सबसे गोल्डन रूल ये है दैट आमने और सामने, चाहे वो स्फीयर हो चाहे वो सिलेंडर हो, आमने सामने इक्वल अपोजिट। अब स्मॉल q निकालना है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए स्मॉल q कैसे निकलेगा। इन दोनों कंडक्टिंग प्लेट में से किसी एक कंडक्टिंग प्लेट को ले लेते हैं और उसके इनसाइड किसी पॉइंट पर, किसी एक कंडक्टिंग प्लेट के इनसाइड कोई एक पॉइंट चूज कर लेते हैं और उस पॉइंट पर इन चारों सरफेसेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिविजुअली कंसिडर करें। बट उसके पहले रिकॉल करने ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जब आप एक सिंगल सरफेस की बात करते हो, अ सिंगल सरफेस विथ चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो सिंगल सरफेस ऑफ चार्ज डेंसिटी सिग्मा की इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला लगाते हैं सिग्मा बाय 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन। तो अब हम इनको प्लेट की बजाय 4 सरफेस मान रहे हैं। इंस्टेड ऑफ प्लेट आप ये मानिए कि एक सरफेस, दूसरी सरफेस, तीसरी सरफेस, चौथी सरफेस, 4 सरफेसेस हैं। ये चारों सरफेसेस पॉइंट P पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले ये लेफ्ट साइड वाली सरफेस जिस पे Q1 माइनस स्मॉल q चार्ज है, इसको S1 सरफेस कह देते हैं, इसको S2 सरफेस कह देते हैं, इसको S3 सरफेस और इसको S4। सरफेस S1 की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एज्यूम करते हुए कि ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एजम्पशन है कि ये चार्ज पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज सरफेस S1 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर नॉर्मली आउटवर्ड, यानी वो डायरेक्शन दिखाएंगे राइट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द सरफेस S1, और उसकी वैल्यू लिखेंगे सरफेस S1 का सिग्मा कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाय एरिया एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सरफेस वाला फॉर्मूला। सिमिलरली सरफेस S2 भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज सरफेस S2 की वजह से पॉइंट P पर नॉर्मली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ES2, दैट इज Q by A upon 2 epsilon naught, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। सरफेस S3 नेगेटिवली चार्ज है, सरफेस S3 जो नेगेटिवली चार्ज है इस सरफेस के परपेंडिकुलरली और इनवर्ड साइड पर, मतलब सरफेस की तरफ, तो पॉइंट P पर टुवर्ड्स द सरफेस S3, पॉइंट P पर सरफेस S3 की तरफ यानी कि लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द सरफेस S3, और ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा फॉर दिस सरफेस विल बी Q by A। अब यहाँ पर माइनस साइन नहीं रखेंगे क्योंकि इसके नेगेटिव साइन की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलरेडी कंसिडर हो चुकी है। तो जब डायरेक्शन में हमने नेगेटिव साइन का यूज कर लिया है तो अब यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा जा रहा है, और सरफेस S4 जो कि पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है, इस सरफेस S4 की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड डायरेक्शन में जाएगी, नॉर्मली बाहर की तरफ, दैट इज ES4। ये बट क्योंकि पॉइंट P मेटल के इनसाइड है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पर 0 आनी चाहिए, यानी कि ये चारों सरफेसेस इंडिविजुअली पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, बट सम ऑफ ऑल द 4 इलेक्ट्रिक फील्ड्स इक्वल्स टू 0, इन सबका रिजल्टेंट 0 करें, यानी कि इन दोनों का समेशन, इन दोनों क्वांटिटीज का समेशन और इन दोनों क्वांटिटीज का समेशन बराबर है। करके देखते जरा स्मॉल q की क्या वैल्यू बनती है। सर Q2 minus Q1 by 2, सर Q1 minus Q2 by 2।
देख लेते हैं जो भी है, मतलब सम ऑफ दीज टू शुड बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू। इन दोनों का समेशन इन दोनों के समेशन के बराबर करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर 0 आनी है। तो उससे स्मॉल क्यू की वैल्यू आएगी ना, Q1 माइनस कितना बता रहे हो आप? Q1 minus Q2 upon 2. Yes, Q1 sir. minus Q2 by 2. This is small q. ठीक है, एंड दैट मीन्स कि अगर हम इसको फाइनली डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएं कि कितना कितना चार्ज आएगा, फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के कि लेट Q1 इज 4 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज 6 माइक्रोकूलम, जस्ट फॉर एग्जांपल चूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दिखाओगे तो कुछ इतना आएगा ना, मतलब कि इधर प्लस क्यू आ रहा है और प्लस क्यू की वैल्यू मतलब कि Q1 माइनस Q2 बाई 2। न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से चलते हैं तो Q1 माइनस Q2 बाई 2 जब करेंगे तो Q1 माइनस Q2 बाई 2 यानी कि 4 माइनस 6 बाई 2 माइनस 1 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ पर आएगा, और जितना भी चार्ज यहाँ आएगा उसका अपोजिट यहाँ दिखाना है, यानी यहाँ पर प्लस 1 माइक्रोकूलम। और इधर कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल q, तो कैपिटल Q1 इज 4 एंड स्मॉल q इज -1, सो 4 माइनस -1 एंड दैट मीन्स कि यहाँ पर दिखाओगे 5 माइक्रोकूलम चार्ज। और यहाँ कैपिटल Q2 प्लस स्मॉल q 6 एंड स्मॉल q कमिंग एज -1, 6 प्लस -1 दैट इज 5 माइक्रोकूलम। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. बाकी देखो ये है बड़ा ऑब्जेक्टिव, ये तो हमने दिखा दिया है सब्जेक्टिवली क्योंकि बुक्स में ऐसे दिखाया है, बट अगर लॉजिक लगाते तो ये सब करना नहीं पड़ता आपको। Sir, outer surface में average charge आता है. वो लॉजिकल है, आएगा ही। क्यों आएगा देखिए, आउटर सरफेस पर एवरेज क्यों आता है? एवरेज नहीं बोलेंगे एक्चुअली, इसको बोलेंगे, ये तो 2 प्लेट्स में आप एवरेज कह सकते हो, लेकिन 3 होती हैं और 4 प्लेट्स होती हैं मान लीजिए, या नंबर ऑफ प्लेट्स बढ़ाते जाइए। सर तब आता है Q1 plus Q2 plus Q3 upon 2. हाँ, तो वो रीजन जस्टिफाइड है ना। क्यों जस्टिफाइड? देखिए जब हम ये कह रहे हैं, ये ऑब्वियस है कि जो बाहर वाले चार्ज आएंगे, आउटर साइड के चार्जेस, आउटर साइड के चार्ज आपके टोटल चार्ज का हाफ आना है। जितना भी टोटल चार्ज होगा उसका हाफ बाहर दिखाना है। और ये क्यों दिखाना है? जब हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इक्वल अपोजिट चार्ज है, तो अगर हम चारों सरफेस के चार्ज का टोटल करें, टोटल ऑफ ऑल सरफेसेस, मतलब अगर हम ये आर्ग्यूमेंट ना यूज करते तो भी आप ये कह सकते हो ना कि यहाँ और यहाँ तो इक्वल अपोजिट है, यानी कि इन दोनों सरफेसेस के चार्ज की टोटल वैल्यू 0 आएगी। तो इसका मतलब जितना भी मेरा नेट चार्ज है वो बाहर के सरफेस पे होना चाहिए, और बाहर के सरफेसेस आइडेंटिकल है तो आधा आधा ही जाएगा वो। Yes, sir. ठीक, लॉजिकली बोल सकते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि भाई हमारे पास नंबर ऑफ प्लेट्स कई सारी 3 प्लेट सिस्टम हो, एंड से यहाँ पर +4 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पर -12 माइक्रोकूलम चार्ज है, और यहाँ पर सपोज दैट की 2 माइक्रोकूलम चार्ज है। और हमें कहा जाए कि इन चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो लॉजिकली है, मतलब बार बार डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, क्योंकि हमें 100% पता है कि यहाँ और यहाँ इक्वल अपोजिट आना है। जितना भी चार्ज होगा उसका जस्ट अपोजिट यहाँ आना है, और ऐसे ही यहाँ पे जो चार्ज होगा उसका जस्ट अपोजिट यहाँ आना है। तो इन दो सरफेसेस के चार्ज और इन दो सरफेसेस के चार्ज की टोटल वैल्यू हो गई 0। तो और बाकी लेफ्ट साइड और राइट साइड की सरफेस आइडेंटिकल है, तो इनके चार्ज हमेशा बराबर आएंगे। और हमारे पास टोटल चार्ज कितना है यहाँ पर? तो टोटल चार्ज अगर हम चेक करें, Q टोटल नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम +4 -12 एंड +2 यानी कि -6 माइक्रोकूलम। और ये टोटल हाफ इधर कर दीजिए, हाफ इधर कर दीजिए, तो -3 माइक्रोकूलम ऑन दिस साइड, -3 माइक्रोकूलम ऑन अदर साइड।
पहले बाहर वाले साइड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसके बाद अंदर वाली साइड अपने आप मालूम चल जाएगी। इस प्लेट पर टोटल +4 होना चाहिए। +4 में से अगर -3 यहाँ दिखा रहे हो आप, दैट मीन्स कि यहाँ पर चार्ज +7 आना चाहिए, और इसका अपोजिट यहाँ दिखाएंगे -7। ना इसके दोनों सरफेस का टोटल -12 आना है, सो -7 यहाँ दिखा रहे हैं, टोटल -12 आना है, तो मतलब कि -5 यहाँ होगा, और -5 का अपोजिट यहाँ +5 आएगा, एंड +5 एंड -3 का टोटल वो ऑटोमेटिकली +2 हो जाता है। ठीक है, यस सर। कर सकते हैं ना। यस हाँ, ऑलवेज रिमेम्बर, हाँ हमेशा याद रखिए, जितना नेट चार्ज है उसको 50-50% में डिवाइड कर दीजिए, आधा इधर आधा इधर, और बाकी अंदर के साइड अपने आप आते जाएंगे। नंबर ऑफ प्लेट्स है जितनी मर्जी। सर कोई बोलेगा प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो वो सब बता रहे हैं। पहले डिस्ट्रीब्यूशन हो गया चार्ज का, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना हमारा। यस सर। यस अब सर। आते हैं Yes, इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के। हाँ तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना आसान है इसका। डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो प्लेट वाले सिस्टम में तो बहुत इजी पड़ता है। सर शील्डिंग लग जाती है शायद। शील्डिंग में लग जाती है, गॉस लॉ है ना, गॉस लॉ जिंदाबाद। भाई प्लेट, स्फीयर और सिलेंडर के लिए तो गॉस लॉ से बढ़िया कोई चीज नहीं है। सपोज सिस्टम ऑफ 2 प्लेट्स ही रखते हैं पहले एग्जांपल के लिए। 2 प्लेट सिस्टम है, मान लेते हैं इसके ऊपर हमारा -Q चार्ज है और यहाँ पर +3Q चार्ज है। जस्ट फॉर एग्जांपल इनके ऊपर चार्जेस इतने हैं, तो सबसे पहले तो आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। हमें इसमें ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P1, हाउ मच विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P2 एंड हाउ मच विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P3। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के हिसाब से टोटल निकाल लेते हैं, +3Q और -Q, टोटल इज +2Q। +2Q का आधा, +Q ऑन दिस साइड, +Q ऑन इधर साइड। उसके बाद अंदर वाली साइड्स के चार्ज, तो शायद यहाँ पर -2Q दिखाना पड़ेगा और यहाँ पर +2Q। अब आपको जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का करने के बाद जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वहां पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दो। सपोज मुझे P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो हम पॉइंट P1 को इन्वॉल्व करते हुए एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले और उस सिलेंडर का एक एंड प्लेट के अंदर रखे। A cylindrical Gaussian surface with one end inside the plate, one end outside the plate। और ये पता है कि प्लेट्स नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है, और क्योंकि इस सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है, ओवरऑल इस प्लेट पर माइनस का चार्ज है, ओवरऑल चार्ज ऑन दिस प्लेट इज माइनस, तो यहाँ पर नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब वो नॉर्मली इधर होगी या नॉर्मली इधर होगी, वो चार्ज के साइन से देख लो आप, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर जाता है। तो P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन। बाकी इसको कैलकुलेट करने के लिए गॉस लॉ लगाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया, और बाकी किसी का फ्लक्स आएगा नहीं इस सरफेस के अलावा, अंदर वाली सर्किल का फ्लक्स आना नहीं है क्योंकि मेटल के अंदर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कर्व सरफेस के पैरेलल है, तो कर्व सरफेस के 0 फ्लक्स, इधर वाली सरफेस का 0 फ्लक्स, इधर वाले सरफेस का फ्लक्स आ गया, बराबर चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन 0। और इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज आएगा वो लेफ्ट वाली सरफेस का कुछ पार्ट होगा, जो लेफ्ट वाली पूरी सरफेस है इसी का एक फ्रैक्शन ऑफ चार्ज अंदर जाएगा, तो वो निकालने के लिए इसका चार्ज कैपिटल Q अपॉन एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ए। ये आ रहा समझ में वर्किंग? Yes, यस sir. सर। यस सर। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 इज सिंपली Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। हम कोई फॉर्मूला नहीं बना रहे हैं इसके लिए, बस सिंपल है कि गॉस लॉ लगाएंगे। हमें P2 पर निकालना है, तो जिस पॉइंट पर निकालना है उसी पॉइंट को इन्वॉल्व करके एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लो। तो पॉइंट P2 को इन्वॉल्व करके एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और दूसरा एंड उसका चाहे इस प्लेट के अंदर रख दीजिए चाहे इस प्लेट के अंदर रख दो, किसी भी एक प्लेट के अंदर ले जाओ उसे। फिर हमने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया।
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थोड़ा लॉजिक से सोच लीजिएगा, प्लस से माइनस की तरफ जाना है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये डायरेक्शन हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का ना। इसके लिए E मल्टीप्लाइड बाय दिस एरिया अगेन बराबर ना, इस वाले सिलेंडर के अंदर ये वाली सरफेस का चार्ज आएगा, तो वो लिखेंगे 2Q डिवाइडेड बाय एरिया इनटू डेल्टा ए। बड़ा इजी है, मतलब इसमें कोई बहुत बर्डन वाला काम नहीं है। ऐसे P3 पर निकालना है तो P3 पर एक गॉसियन सिलेंडर बना दें, P3 पर एक सिलेंडर बनाते हैं, उसका एक एंड बगल वाली प्लेट में रख दो आप, इनसाइड दिस प्लेट, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली आउटसाइड। कैलकुलेशन जरा अपने आप करके देखोगे तो P3 और P1 के सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। सर P2 वाले में वहां पे 3Q होगा ना? नहीं, इस गॉसियन सिलेंडर में चार्ज तो इस सरफेस का आ रहा है ना, 3Q जो चार्ज है वो इसके दोनों सरफेस का टोटल है, प्लेट के लेफ्ट और राइट सरफेस को मिला करके 3Q है, 3Q अकेला इस सरफेस के ऊपर नहीं है। और हमारा गॉसियन सिलेंडर में ये वाली सरफेस का चार्ज जाएगा, क्योंकि सिलेंडर यहाँ पे खत्म कर दिया हमने। ठीक सर। जरा P3 का एक बार करके देखो, बताओ P3 और P1 सेम आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। बिल्कुल सेम है। तो ये बड़ा सिंपल वे में आप देखो, सिंपल बात बोल रहा हूँ, कंडक्टर में तीन ही केसेस हैं, स्फीयर, सिलेंडर और प्लेट। मैं फिर सजेस्ट करूंगा गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इंस्टेंट की कोई फॉर्मूला बनाए, याद करे, या इधर उधर का कोई उल्टा सीधा लॉजिक बनाए, सिंपल रखिए, सिंपल गॉस लॉ पे। कॉपी हो गया, हटा देंगे सर P2 निकालते वक्त P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड सर हम लोगों ने प्लस 2Q से तो ले लिया था, लेकिन माइनस 2Q से नहीं क्यों लिया था सर? दोनों का ही आएगा ना वहां पे तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चा तो गॉस लॉ जब लगाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सारे चार्ज का कंबाइंड ही आता है सर। वो तो एक प्लेट में होता है ना कि एक जरा सा पार्ट में निकाल लेंगे तो टोटल का आ जाएगा। इसी में भी होगा, कहीं पर भी जब आप गॉस लॉ से निकालोगे कि फ्लक्स बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0, ये रूल लगा करके जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट होगी, वो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इधर वाले चार्ज की है जो गॉसियन सरफेस में है, जो चार्ज गॉसियन सरफेस में नहीं आए हैं उनका भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। ओके सर, ठीक ठीक। ये तो प्रॉपर्टी ऑफ गॉस लॉ बताई जा चुकी है, दो लेक्चर से हम लगातार इसके बारे में कह रहे हैं। और अगर बाई चांस देखो ऐसे नहीं मान लो कन्विंस हो रहा तो ऐसे सोचिए ना, चलिए इसको ऐसे सोचो, अभी आप प्लेट भूल जाओ, हमारे पास टोटल 4 सरफेसेस मान लो, ये सरफेस 1, ये सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4। अगर गॉस लॉ से नहीं करना चाह रहे तो वैसे देखिए, पॉइंट P2 पर सरफेस नंबर 1 के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएं। सरफेस नंबर 1 जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, सरफेस नंबर 1 की वजह से पॉइंट P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय सरफेस 1, और सरफेस नंबर 4 की वजह से लेफ्ट P2 साइड। पर, और ये दोनों सरफेसेस बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगी, क्योंकि सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। जो सरफेसेस होती हैं वो डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आते हैं, और इस सरफेस पर बराबर चार्ज है, जितना चार्ज इधर है उतना ही चार्ज इधर भी है, तो ये दोनों सरफेसेस बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड लाएंगी P2 पर, ये कैंसिल आउट कर जाएंगे। सरफेस नंबर 2 की वजह से, जो कि नेगेटिवली चार्ज है, इस सरफेस नंबर 2 की वजह से पॉइंट P2 पर लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, और ये हम जब सरफेस कह रहे हैं तो हम सिग्मा बाय 2 वाला कंसेप्ट लगाएंगे, तो E2 की वैल्यू सरफेस 2 का चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और सरफेस नंबर 3 की बात करें अगर, तो सरफेस नंबर 3 इस पॉइंट 2 के ऊपर
सरफेस नंबर 3 पॉइंट P2 के ऊपर सरफेस नंबर 3 पॉजिटिवली चार्ज है, इसकी वजह से P2 पर लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और E2 के बराबर ही आएगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्वांटिटी का डबल होना चाहिए। यस सर, वो यही आएगा। यस यही आ रहा है। तो हम क्यों इतनी मेहनत करेंगे, वो बताइए, हम अलग अलग क्यों काउंट करें, जब गॉस लॉ ये एडवांटेज दे रहा है मेरे को कि गॉस लॉ से आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट निकाल सकते हो। राइट। भले ही आपके राइट साइड में, ये कई बार बोल चुका हूं कि भले ही हम गॉस लॉ में सिर्फ वो चार्ज देखते हैं जो गॉसियन सरफेस के अंदर हैं, बट अजीब सा लॉ है कि looking at Q inside, but we are calculating electric field by those charges which are inside as well as outside. डाउट क्लियर हुआ? यस सर। जी। अब आगे कभी भी ध्यान रखना गॉस लॉ में इस बारे में, ये मत सोचिए कभी किसी भी न्यूमेरिकल में ये सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि हमने गॉस लॉ लगाया है तो ये किसी पर्टिकुलर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आई है। भाई गॉस लॉ लगा दिया, सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो। ठीक है, यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूशन भी क्लियर हो गया? यस सर। चलिए, तो अब इसके बाद मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितना कंसेप्ट था वो तो कंप्लीट हो गया यार आपका। जितनी पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को आ सकती थी यूजिंग गॉस लॉ, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर या फिर कैलकुलस के थ्रू, सब कैलकुलेट, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन कंप्लीट। ठीक है, मतलब एक यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर के केस में। सेकंड पार्ट इस चैप्टर का बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद। अब नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेकंड पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, एंड PD which स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस नेक्स्ट टॉपिक जो है। और इसके बाद लास्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का लास्ट वाला पार्ट है वो है आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो ये देखो, ये वाला टॉपिक आप चाहोगे तो जल्दी कंप्लीट कर सकते हो अगर कोशिश करोगे, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर ही है पूरा। कैसे वर्क एनर्जी पावर, ये देखिए वर्क वाले चैप्टर में, जो वर्क चैप्टर था उसमें एक कंसेप्ट था कंजर्वेटिव फोर्सेस को लेकर, और वो कंसेप्ट ये कहा गया था कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस होती है, किसी भी टाइप की कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो कुछ कहा गया था, वो सम काइंड ऑफ एनर्जी से रिलेटेड होता था, किसी तरीके की एनर्जी। नेगेटिव टाइम्स ऑफ नहीं, minus कंजर्वेटिव फोर्स, potential. नॉट वर्क बाय ऑल, Potential energy. द पोटेंशियल माइनस टाइम्स Minus चेंज इन times द पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कैपिटल यू फॉर पोटेंशियल एनर्जी, कैपिटल यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो ये किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है, तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स के लिए भी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कंजर्वेटिव होती है। क्योंकि अगर कंजर्वेटिव नहीं होती तो हम पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी जैसी चीजें पढ़ते भी नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हर फोर्स के लिए नहीं होती। तो कोई नया लॉजिक नहीं आने वाला है इसमें, वर्क वाला कंसेप्ट लाने जा रहे हैं। सपोज करें कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म कैसा भी, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक क्यू चार्ज को, कोई क्यू चार्ज है, उसको डिस्प्लेस किया जाए, उस क्यू चार्ज को मूव करें फ्रॉम सम पॉइंट टू सम अदर पॉइंट। अगर हम कोई क्यू चार्ज मूव करें फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट I टू सम फाइनल पॉइंट F, इनिशियल टू फाइनल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस क्यू चार्ज के ऊपर Q मल्टीप्लाइड बाय E, Q इंटू E, ये हो जाएगा फोर्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। और वर्क निकालना है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। डिस्प्लेसमेंट स्मॉल इसलिए मान के चल रहे हैं कि हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो,
तो सारी पॉसिबिलिटी लेकर के हम डिफरेंशियल फॉर्म में रखते हैं। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट बिकम्स वर्क इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट को dr डिनोट, जनरल हैबिट यही है, इक्वल्स टू माइनस साइन एंड द चेंज ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां से आप डिफाइन कर सकते हो दैट चेंज ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस क्यू ई डॉट डी आर माइनस क्यू ई डॉट डी आर, दिस इज डी यू। और इसको इंटीग्रेट कर दें अगर, ऑब्वियस सी बात है कि चार्ज जो होगा वो वेरिएबल नहीं होगा, तो चार्ज इंटीग्रेशन से बाहर रहना है। दिस इज फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट आई टू द फाइनल पॉइंट एफ, और यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो दैट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल माइनस फाइनल, इज q multiplied by integral of E dot dr from initial point to the final point। नोटिस करना ये माइनस साइन रिमूव किया मैंने, एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड पर u फाइनल माइनस u इनिशियल बनेगा, बट इस माइनस को इधर एडजस्ट कर दिया। सो u इनिशियल माइनस u फाइनल बराबर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। और कंजर्वेटिव फोर्सेस की एक और प्रॉपर्टी होती है, कंजर्वेटिव फोर्सेस की एक प्रॉपर्टी और होती थी कि जो वर्क होता था वो ट्रेजेक्टरी पे डिपेंड नहीं करता था, पाथ इंडिपेंडेंट वर्क कहा जाता था इनके बारे में, ठीक है। किसी भी ट्रेजेक्टरी से जाएंगे तो आंसर सेम ही आना मेरा, यानी ये जो इंटीग्रेशन ई करेंगे, इस इंटीग्रेशन में हम पाथ अपनी मर्जी से कोई भी चूज कर सकते हैं, और जब अपनी मर्जी से हमको पाथ चूज करने को दिया जाएगा तो हम ज्यादा कन्वीनियंट पाथ चूज करेंगे, जो कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ होते हैं। मतलब दिस इंटीग्रेशन कैन बी डन अलोंग एनी पाथ। और एक और बात याद करिए, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस वर्क एनर्जी पावर में एक और कहा गया था कि काइनेटिक एनर्जी जब आप डिफाइन करते हो तो वो एक सिंगल पार्टिकल के लिए डिफाइन करते हो, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जब डिफाइन होती है तो पोटेंशियल एनर्जी किसी पर्टिकुलर पार्टिकल की नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम के लिए डिफाइन की जाती है। जैसे हम बोलते हैं कि h हाइट पर अगर कोई पार्टिकल है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो वो mgh जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी नहीं, वो उस पार्टिकल और अर्थ के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही नहीं है। मतलब सिंगल पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस बात रहती है। तो जैसे हम ये जो पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं, ये किसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे? ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? जो चार्ज मूव कर रहा है उसकी, इन्फिनिटी के रिलेटिव नहीं। पोटेंशियल एनर्जी वो आप दूसरा पॉइंट बोल रहे हो, वो तो होता है कि पोटेंशियल एनर्जी को हम कहाँ पर जीरो मानेंगे, रेफरेंस वैल्यू। हम कह रहे हैं ये पोटेंशियल एनर्जी क्या बोला जाए, इज इट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज विच इज मूविंग? तो किसी एक की तो होती ही नहीं है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में कम से कम दो चीजें चाहिए होंगी सिस्टम के लिए। तो आप ये कहोगे दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। या फिर ये भी कह सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये तो किसी और चार्ज ने प्रोड्यूस की होगी। तो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज की तरह, राइट। तो जिस किसी और चार्ज ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की होगी, वो चार्ज और जिस चार्ज को हम मूव कर रहे हैं, दोनों चार्ज का जो सिस्टम बन रहा होगा वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी को जब आप पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट करते हो, पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन यूनिट चार्ज के लिए जब की जाएगी, वो चीज पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगी। मतलब ये डिफरेंस ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी है। यहीं पर अगर आप दोनों तरफ स्मॉल q से डिवाइड कर दें तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय स्मॉल q, ना ये क्वांटिटी बन जाती है पोटेंशियल डिफरेंस, इनिशियल पोटेंशियल
minus a final potential, and this becomes integral of E dot dr from initial point to the final point. मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये पोटेंशियल की डेफिनेशन। पोटेंशियल में और पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ चार्ज के अमाउंट का डिफरेंस है। ये कुछ वैसा ही है जैसे हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी हम किसी भी मास के लिए डिफाइन कर देते हैं और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूनिट मास के लिए डिफाइन करते हैं। मास और डेंसिटी में जो डिफरेंस है, डेंसिटी डिफाइन होती है यूनिट वॉल्यूम का मास, और मास हम कितने भी वॉल्यूम का ले सकते हैं। तो वैसे ही है, पोटेंशियल एनर्जी हम किसी भी अमाउंट ऑफ चार्ज के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं और पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज के लिए। ठीक है, यस सर। यस सर। बस अब ये एक सिंगल इक्वेशन देखिए कितनी पावरफुल इक्वेशन है ये। हमें कई सारे फॉर्मूलों से, मतलब कई सारे फॉर्मूले याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बस ये खाली ये एक स्टेटमेंट याद है। एक बार फिर से क्लियर कर दूं, हम लोगों ने, जब आप बुक्स में जाओगे तो बुक्स में यहाँ पर एक माइनस साइन और लगा होता है। किसी भी बुक में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला चेक करोगे तो यहाँ माइनस भी लगाते हैं, लेकिन वो लेफ्ट साइड पर फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। हमने इनिशियल माइनस फाइनल लिखा हुआ है, इसका ध्यान रखना। मतलब बुक्स के साथ हमारा कंट्राडिक्शन चल सकता है। तो बुक वाले यहाँ माइनस साइन लगाते हैं, लेकिन वो इधर एफ माइनस आई लिखते हैं, हम लोग आई माइनस एफ कर रहे हैं, और ये मेरे को ज्यादा कन्वीनियंट पड़ता है। जो सर ये Initial डिफरेंस minus इंडिकेट final। करता है ये। इंटीग्रेशन उसी ऑर्डर में हो रहा है ना। आई माइनस एफ कर रहे हैं तो आई से एफ जाना है, उस माइनस माइनस की कोई मतलब नहीं है। और ये सिंगल फॉर्मूले से आप किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी और किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल दोनों डिराइव कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम के लिए। स्टार्ट करके दिखा रहे हैं आपको, 1 by 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, तो सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस में आते हैं। तो लेट्स से कि एक चार्ज हमारा Q1 है और दूसरा चार्ज हमारा कोई Q2 चार्ज है। और इनकी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी हो मान लो आपको, या फिर यूं कह दीजिए कि लेट्स से कि Q1 चार्ज हमारा फिक्स्ड है, Q1 चार्ज फिक्स्ड है, और Q2 जो है वो इनिशियल मोमेंट पर इससे R1 डिस्टेंस पे था या RI डिस्टेंस पे, और फिर Q2 को मूव किया गया, और उस Q2 को मूव करके हम किसी दूसरे पॉइंट पर लेके गए एट सम फाइनल पॉइंट, जो कि यहाँ से RF डिस्टेंस पर है। मतलब हमने चार्ज Q2 को डिस्प्लेस किया है और यहाँ से यहाँ पर लेके गए, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेजेक्टरी क्या थी। हो सकता है कि Q2 चार्ज को हम इस पॉइंट से लेकर के और इस पॉइंट तक किसी सेमी सर्कुलर पाथ पे गए हों। हो सकता है कि Q2 को यहाँ से यहाँ तक किसी पैराबोलिक पाथ के थ्रू ले गए हों। ये भी हो सकता है कि Q2 को यहाँ से यहाँ तक हम स्ट्रेट पाथ पर ले गए हों। दैट मीन्स कि हमारे को सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि Q2 चार्ज पहले यहाँ था, बाद में यहाँ है। इनिशियली Q2 यहाँ पे, फाइनली Q2 यहाँ पर, लेकिन वो वहां से वहां पहुंचा कैसे, कौन से रास्ते से गया, वो रास्ता नहीं मालूम मेरे को, और हमें जरूरत भी नहीं है रास्ते की। कंजर्वेटिव फोर्सेस में हमें इस बात की कोई, हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है कि डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से हुआ है। तो ऐसे में अगर हम ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना चाहें कि व्हाट इज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, तो हम सीधा सीधा ये लगा देंगे यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। अब ये Q को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिस इज Q मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रल ऑफ, क्योंकि Q2 का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसीडर करेंगे बाय ऑफ Q1। और ट्रेजेक्टरी ऑफ Q2 कुछ भी रहा हो, हम लोग जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे
ये मान के चलेंगे कि Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में थी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय Q1 ये जिस डायरेक्शन में था, सपोज दैट Q2 उसी डायरेक्शन में मूव किया, इससे एडवांटेज आपको ये मिल जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट को अगर आप सेम लाइन पर मान लेते हो कि डिस्प्लेसमेंट इज डन ऑन द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम डायरेक्शंस में आ जाएंगे, और सेम डायरेक्शंस में जब वेक्टर आ जाएंगे तो बीच का जो डॉट प्रोडक्ट है वो एक नॉर्मल प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसको हम कह देंगे इंटीग्रल ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड बाय दिस Q1 चार्ज, जिसका फॉर्मूला होता है K टाइम्स Q1 बाय R स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट dr, और सेम डायरेक्शंस में है तो डॉट प्रोडक्ट की जगह नॉर्मल प्रोडक्ट, और लिमिट रख देंगे फ्रॉम द इनिशियल डिस्टेंस Ri टू फाइनल डिस्टेंस Rf। और इसको जब सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कुछ ऐसा चीज बन जाएगा, u इनिशियल माइनस u फाइनल की एक वैल्यू बन जाएगी, u इनिशियल माइनस u फाइनल विल बी, सिंप्लीफाई होने के बाद माइनस के Q1 Q2 अपॉन RF प्लस के Q1 Q2 अपॉन RI। तो कुल मिला के ये बन जाएगा, इट विल बी K टाइम्स कैपिटल Q1 Q2 अपॉन R इनिशियल माइनस K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R फाइनल, ऐसे तो कुछ बनेगा। यस सर। और इसको अगर एनालॉग ले ले तो एक तरीके से फर्स्ट ब्रैकेट u इनिशियल की वैल्यू है और सेकंड ब्रैकेट है u फाइनल की वैल्यू। पहला वाला टर्म u इनिशियल और दूसरा वाला टर्म u फाइनल, और इसीलिए ये कह देते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इन जनरल फॉर्म पोटेंशियल एनर्जी इज K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय स्मॉल r बिटवीन द टू चार्जेस। ये u इनिशियल का एक्सप्रेशन हो गया, ये u फाइनल का एक्सप्रेशन हो गया। तो इस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेस K Q1 Q2 बाय स्मॉल r। और ऑब्वियसली अगर हमारा Q1 और Q2 अनलाइक चार्ज होते, अनलाइक चार्जेस रहे होते, मान लीजिए Q1 तो पॉजिटिव रहा होता लेकिन Q2 नेगेटिव रहा होता फॉर एग्जांपल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q2 पर जो फोर्स का डायरेक्शन मिलता आपको, फोर्स ऑन Q2, वो फोर्स इधर की तरफ आती, जबकि डिस्प्लेसमेंट राइट साइड होती, और ये डॉट प्रोडक्ट है। तो अपोजिट वेक्टर्स में जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा माइनस साइन भी आता है। तो अगर ये अनलाइक चार्ज होते तो एक नेगेटिव साइन और बनता है यहाँ पर, वो फाइनल आंसर में भी एक नेगेटिव साइन बन जाएगा। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को हम कह देते हैं कि ये जो इसमें चार्ज होने चाहिए वो हमेशा विद साइन रखने पड़ेंगे आपको। पोटेंशियल एनर्जी अगर कैलकुलेट करनी है तो Q1 Q2 अगर लाइक चार्जेस होंगे तो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी, और अनलाइक चार्जेस होंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, ये चीज यस सर। कर लेंगे पोटेंशियल। और यही चीज अगर हम Q2 को 1 कर दें, सपोज Q2 इज 1, नाउ कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी फॉर द यूनिट चार्ज, लेट Q2 इज 1। तो जब आप एनर्जी को यूनिट चार्ज के लिए निकालना स्टार्ट कर दोगे तो वो चीज पोटेंशियल कहलाएगी। तो यहीं से आप बोल सकते हो कि अगर Q2 को 1 कर दें तो हमारे पास K Q1 बाय स्मॉल r बन जाएगा, K Q1 बाय स्मॉल r। बट अब इसको बोलेंगे दिस इज पोटेंशियल कैपिटल V, दिस इज पोटेंशियल बाय द चार्ज ऑफ Q1। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम के लिए डिफाइन है और पोटेंशियल किसी पर्टिकुलर चार्ज के लिए डिफाइन है। ये पोटेंशियल एनर्जी है फॉर द सिस्टम ऑफ Q1 Q2, बट ये जो चीज कहलाएगी ये कहलाएगी पोटेंशियल बाय दिस Q1 चार्ज। इसमें दूसरा चार्ज नहीं है कोई। तो
पॉइंट चार्जेस के केस में, फिर से बोल दे रहा हूँ, पॉइंट चार्ज के केस में पोटेंशियल का फॉर्मूला और पॉइंट चार्जेस के केस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दोनों ही डिराइव हो गए। पोटेंशियल एनर्जी फॉर द 2 पॉइंट चार्जेस ऐसे, और पोटेंशियल बाय अ सिंगल पॉइंट चार्ज वो ऐसे। तो जैसे जैसे डेरिवेशन होती जा रही वैसे वैसे हम अपना फॉर्मूला लिख रहे हैं। दैट पोटेंशियल बाय पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल बाय द पॉइंट चार्ज इज k times capital Q by small r, and potential energy for 2 point charges। ये तुम लोग अलग से किसी पेज पे लिखना। जैसे जैसे हम डेरिवेशन कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे फॉर्मूले तैयार करते रहेंगे। पोटेंशियल बाय पॉइंट चार्ज एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्जेस, ये दो डिराइव कर दिए हमने। ठीक है, मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं कि लगे हाथ अपना रिवीजन नोट्स भी तैयार कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, कई सारे पॉइंट चार्ज अगर आ जाते हैं, मल्टी पॉइंट चार्जेस हो, तो मल्टीपल पॉइंट चार्जेस के केसेस में क्या बोलते हो आप? मल्टीपल पॉइंट चार्जेस हैं, मान ले कोई Q1 चार्ज है, कोई Q2 चार्ज है, कोई -Q3 चार्ज है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट P जो कि Q1 से R1 डिस्टेंस पर, Q2 से R2 डिस्टेंस पर है, और Q3 से R3 डिस्टेंस पर है। तो यहां पर अगर पोटेंशियल निकालना हो आपको, टोटल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहां भी लगाते हैं। कई सारे पॉइंट चार्ज अगर हो गए तो हर एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल रखोगे k Q1 बाय R1, Q2 चार्ज की वजह से पोटेंशियल रखेंगे k Q2 बाय R2, और Q3 चार्ज की वजह से रखेंगे, बट पोटेंशियल और एनर्जी में चार्ज का साइन भी रखना होता है। तो Q3 की वजह से पोटेंशियल पॉइंट P पर जब रखेंगे तो वो माइनस के साथ बनेगा, -k Q3 डिवाइडेड बाय R3, टोटल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P। कोई डाउट इसमें यार? नो सर। नो मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, राइट। तो और आगे बढ़े उसके पहले, मल्टीपल पॉइंट चार्जेस में पोटेंशियल निकालने का सीधा सा रूल है। सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए ऐसे, मल्टीपल पॉइंट चार्जेस के लिए इस तरीके से, और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस होंगे अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, जैसे रिंग है, डिस्क है, और भी तरीके के जो चार्जेस होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है, सर्कुलर आर्क है, तो फिर उनमें हमको कैलकुलस की हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब कि जब डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज आएंगे तो पहले हम उस डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज का कोई एलिमेंट चूज कर लेंगे, उस एलिमेंट के पोटेंशियल को कैलकुलेट करके, और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले जरा पोटेंशियल वाले टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ आ रहे हैं। स्टार्ट करके फटाफट देखिए। जैसे पोटेंशियल बाय रिंग, पॉइंट चार्ज का हो चुका है, मल्टीपल पॉइंट चार्ज हो चुका है। डाइपोल पहले लेते हैं, पोटेंशियल बाय डाइपोल। पोटेंशियल बाय डाइपोल पहले ये डिराइव करें। -q एंड +q सिस्टम है दैट एज ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी पोटेंशियल डिराइव करनी है। तो अगर आप इसके बाइसेक्टर पे जाते हो, डाइपोल के बिल्कुल बाइसेक्टर वाले पॉइंट पर, और यहाँ पर पूछा जाए कि पोटेंशियल की वैल्यू, तो डाइपोल भी तो दो चार्ज का कॉम्बिनेशन है। तो पोटेंशियल ऑन द बाइसेक्टर पॉइंट, -q चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, और +q चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, और पोटेंशियल में चार्ज विद साइन आना है, और ये बाइसेक्टर पॉइंट है, तो डिस्टेंस फ्रॉम -q और डिस्टेंस फ्रॉम +q बराबर है। तो दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस पे हो, और चार्ज का अमाउंट भी सेम है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है।
विच मीन्स कि यहाँ पर जब नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे Zero. जीरो आएगा। नोटिस करिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आती है यहाँ पर। पहले वाला कंसेप्ट याद करो, तो जब डाइपोल के बाइसेक्टर पे जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफैक्ट प्लस से माइनस की तरफ, और याद करें तो इसका फॉर्मूला आया था k टाइम्स डाइपोल मोमेंट, और अगर ये r डिस्टेंस पे है तो डिवाइडेड बाय r क्यूब। पोटेंशियल जीरो आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं आ रही। सिमिलरली अगर r डिस्टेंस इसकी एक्सिस पे आते हो, डाइपोल के एक्सिस पे r डिस्टेंस पर अगर पोटेंशियल निकालने को कहते हैं, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, दो तरीके हैं, या तो हम इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल अलग अलग निकाल करके देख ले, या एक तरीका ये भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पता है यहाँ पर एट दिस पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मालूम होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 टाइम्स k इंटू पी बाई आर क्यूब। दोनों तरीके हैं पोटेंशियल को निकालने के, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से निकाल सकते हो या फिर अलग से भी कर ले। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से निकालते हैं मान लो, तो हम ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे, इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल। तो सपोज यहाँ पर पोटेंशियल v है, इसको अपना इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं, एंड लेट्स से फाइनल पॉइंट इन्फिनिटी पर है, और इन्फिनिटी पर हम ये मान के चलते हैं कि पोटेंशियल विल बी जीरो वैल्यू। तो इनिशियल पॉइंट ये वाला जहां पर पोटेंशियल निकाल रहे, फाइनल पॉइंट इन्फिनिटी जहां पर जीरो पोटेंशियल, इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dr। वैसे तो ये डॉट प्रोडक्ट है, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के अलोंग जा रहे हैं, और लिमिट रख देंगे इसकी r से इनफाइनाइट तक। तो एट दिस पॉइंट पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट विल बी केपी बाय आर स्क्वायर। माइनस तो नहीं आएगा ना? नहीं, माइनस तो नहीं आएगा ना? माइनस नहीं आएगा, हाँ केपी बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। फिर इसको वैसे भी देख सकते हैं ना, केपी डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब करके जो होता है। वैसे तो ये तो खैर दो बड़े सिंपल वाले केस बताए, और जनरलाइज निकालना चाहते हो, ये पोटेंशियल एक्सिस के ऊपर है। अगर इधर निकालना है, डाइपोल की लेफ्ट साइड पर पोटेंशियल निकालना होगा आपको, इधर की साइड, एट दिस पॉइंट। तो आप याद करो, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ही मिलेगा आपको, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही मिलेगा, लेकिन जब यहाँ से इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, फ्रॉम दिस पॉइंट टू इन्फिनिटी, यही वाला डेरिवेशन जब इधर करोगे, और इस पॉइंट से इनफाइनाइट तक जाएंगे, माइनस तो ई और डी आर अपोजिट डायरेक्शंस में हो जाएंगे, तो पूरा डेरिवेशन माइनस में आएगा, एंड इसीलिए इधर की साइड पोटेंशियल की वैल्यू माइनस के पी बाई आर स्क्वायर आएगी। और फिर पूछते हैं कि किसी जनरलाइज पॉइंट पर निकालना हो आपको, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस एट सम थीटा एंगल, किसी जनरल पॉइंट पर अगर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई नहीं, करके। वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऑलरेडी कर चुके हैं, बट अगर पोटेंशियल निकालना हो एट सम जनरल पॉइंट, तो cos थीटा बस मल्टीप्लाई करेंगे, p cos थीटा। हाँ जी, पोटेंशियल का हाँ जनरलाइज फॉर्मूला, केपी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज हाँ के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। एक्चुअली जो डाइपोल होता है, डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में देखा जाता है, डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ आएगा, इधर की तरफ, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, तो डाइपोल मोमेंट का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा पी कॉस थीटा। तो अब यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, केपी बाय आर स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला, बट डाइपोल को रिजॉल्व कर दिया गया इस डायरेक्शन में, केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, और इसको वेक्टर के फॉर्म में भी लिखा जाता है, के ऊपर आर और नीचे आर मल्टीप्लाई कर दें, तो एक आर जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये P इंटू आर इंटू कॉस थीटा, और P इंटू आर इंटू कॉस थीटा को लिखते हैं
कैपिटल P वेक्टर डॉट R वेक्टर। तो इसका एक एग्जांपल लिखो पहले। एग्जांपल बोलूं? यस सर। एग्जांपल देखिए, ये पहले फॉर्मूला अपने माइंड में बिठाओ कि डाइपोल की एक्सिस पर kp/r स्क्वायर या फिर -kp/r स्क्वायर, वो डिपेंड करता है। अगर माइनस वाले चार्ज के नजदीक हो तो माइनस आएगा, प्लस वाले के नजदीक है तो प्लस आएगा। और डाइपोल के परपेंडिकुलर साइड पर जाते हो अगर, परपेंडिकुलर टू डाइपोल, देन पोटेंशियल इज 0। अलोंग एंड परपेंडिकुलर, ये दो कॉमन केसेस हैं। और किसी रैंडम एंगल पर जा रहे हैं, देन इट इज kp cos θ/r स्क्वायर या फिर k इंटू पी डॉट r/r³। ये सब कुछ याद रखना होता है। ये सारे फॉर्मूले मेमोराइज करने के बाद ही न्यूमेरिकल हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट कि एक डाइपोल हमने जेड एक्सिस के लॉन्ग रखा हुआ है, अ डाइपोल अलोंग जेड एक्सिस विथ मोमेंट p1, और एक दूसरा डाइपोल, अ सेकंड डाइपोल इज ऑन y एक्सिस एंड डाइपोल मोमेंट इज p2। दो परपेंडिकुलर डाइपोल्स दे रहे हैं यहाँ पर, एक डाइपोल जेड एक्सिस के लॉन्ग, एक डाइपोल y एक्सिस के लॉन्ग। और इधर कोई पॉइंट चूज कर लेते हैं x, 0,0, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों डिराइव करके बताने, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट एंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो एट द पॉइंट x, 0,0 सबसे पहले पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड देन सेकंड पूछा जा रहा है व्हाट विल बी पोटेंशियल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स के लिए तैयार रखिए। पहला केस आप करोगे, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डाइपोल 1 एंड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डाइपोल 2। अब जरा आप ये नोटिस करके देखो कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो डाइपोल की लाइन पर है या डाइपोल के लाइन के परपेंडिकुलर लाइन पर है, और उस हिसाब से अपना फॉर्मूला बनाएंगे। सर P1 के परपेंडिकुलर लाइन, दोनों के परपेंडिकुलर, दोनों डाइपोल के परपेंडिकुलर। यस। तो डाइपोल के परपेंडिकुलर लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है ये याद रखना होगा। तो डाइपोल के परपेंडिकुलर लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला k इंटू पी अपॉन आर क्यूब। तो ये k इंटू P1 अपॉन आर क्यूब, अब r मतलब यहाँ पर x हो जाएगा, और दूसरे वाला k P2 अपॉन एक्स क्यूब। हमको ये भी याद करना पड़ता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के परपेंडिकुलर लाइन पर कौन से डायरेक्शन में होती है। अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। अपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल, जब हम लोग नोट्स बनाने की बात करते हैं तो नोट्स इस तरीके के होने चाहिए कि एग्जाम से पहले ये सब हमें याद रहे। तो डाइपोल के परपेंडिकुलर लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होती है। सो P1 वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो P1 के डायरेक्शन के अपोजिट, यानी कि जेड एक्सिस के अपोजिट, माइनस जेड एक्सिस। तो यहाँ पर आप लगाओगे माइनस k कैप, प्लस P2 वाले की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो अपोजिट टू P2 यानी y एक्सिस के अपोजिट, यानी दिस इज माइनस ऑफ j कैप। तो उसके बाद इसका मॉड और इसकी डायरेक्शन सब निकाल सकते हैं वेक्टर के हिसाब से। पोटेंशियल जब निकालना हो तो पोटेंशियल अगेन बाय P1 प्लस पोटेंशियल बाय P2। तो पहले प्रोसीड करने से पहले अपने आप से क्वेश्चन कर लेते हैं
कि जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है वो पॉइंट डाइपोल के अलोंग है कि डाइपोल के परपेंडिकुलर है कि किसी रैंडम एंगल पर है। तो साफ साफ है परपेंडिकुलर वाले केसेस हैं, और डाइपोल के परपेंडिकुलरली किसी भी लाइन पर है जीरो पोटेंशियल जीरो। तो एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगी बट पोटेंशियल नहीं आएगी, बिकॉज ये पॉइंट दोनों डाइपोल्स के परपेंडिकुलर है। मतलब अगर हम इसको डिफिकल्टी लेवल पे जज करेंगे तो ये क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेटिव होते हैं, लॉजिकल नहीं होते। ये कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको फॉर्मूला याद होगा वो कर लेगा। सपोज हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है एट सम अदर पॉइंट विच इज 0,0, एट दिस पॉइंट। अब जरा सोच के बताइए क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट 0,0, ये वो पॉइंट है जहां पर आपको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। P2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला लिखोगे डाइपोल P2 की वजह से? सर KP by R KP2 by R cube minus Z Direction? minus J हाँ, माइनस क्योंकि ये जो पॉइंट है ये डाइपोल P2 के परपेंडिकुलर लाइन का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड KP by R क्यूब और डाइपोल मोमेंट के अपोजिट माइनस J प्लस वह। अब वो पॉइंट डाइपोल P1 के लाइन पर है, तो 2 KP by डाइपोल, R cube हाँ उसमें 2 का टर्म आता है, 2 टाइम्स KP1 अपॉन R क्यूब, और डायरेक्शन वही होती है जो डाइपोल की होती है प्लस K कैप। मतलब हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं भैया कि देखो इस लेवल का क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आते हैं और जो आ रहे हैं जेईई मेन के करंट सिनेरियो में ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम लोग ये कह रहे हैं कि एटलीस्ट इसमें तो गलती ना करें जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पोटेंशियल एट दिस पॉइंट सर P2 KP by Z square। हाँ, तो ये पॉइंट P2 का परपेंडिकुलर है, हाँ, P2 के KP परपेंडिकुलर है, तो P2 की वजह से पोटेंशियल नहीं आएगा, P1 की वजह से आएगा। और वो P1 फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, KP अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर मतलब Z स्क्वायर। और साइन में बताओ पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शंस का प्रॉब्लम, पोटेंशियल में साइन का चक्कर है, प्लस के माइनस। तो डाइपोल की जो डायरेक्शन दी गई है उस हिसाब से, हाँ डाइपोल की जो डायरेक्शन है उस हिसाब से P1 का नेगेटिव चार्ज यहाँ होगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ। अगर डाइपोल का प्लस वाला चार्ज यहाँ पर है तो प्लस चार्ज के नजदीक है, पॉजिटिव के नजदीक है, तो आंसर विल बी प्लस। ठीक है, यस सर। ठीक। ये तो होते हैं सिंपल वाले। अब अगर यहीं पर कहा जाए कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल एट सम पॉइंट ABC, कोई एक रैंडम पॉइंट मान लेते हैं ABC, मतलब स्पेस में कोई पॉइंट है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर नहीं है, 3 डायमेंशन में कहीं पर कोई पॉइंट है, वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए। तो इस टाइप की सिचुएशन में तो हम ये नहीं बता पाएंगे ना कि जो पॉइंट है वो डाइपोल के अलोंग है कि डाइपोल के परपेंडिकुलर लाइन पर है, क्योंकि 3 डायमेंशन में चले गए। तो यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला वेक्टर के फॉर्म में लिखा था, अभी थोड़ी देर पहले एक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा था, डाइपोल के पोटेंशियल का फॉर्मूला वो था K P वेक्टर डॉट R वेक्टर बाय R क्यूब, ये वाला फॉर्मूला, इसको यूज करें। तो इट इज K अपॉन R क्यूब मतलब डिस्टेंस का क्यूब, पॉइंट ABC की जो डिस्टेंस बनेगी ओरिजिन से, क्योंकि डाइपोल का सेंटर ओरिजिन पर है, तो ओरिजिन से √A² + B² + C²। तो उसका क्यूब कर दे, A² + B² + C² टू द पावर 3/2। एंड यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो सबसे पहले P1 की बात कर लेते हैं। तो P1 Z एक्सिस के अलोंग, P1 K कैप डॉट और R वेक्टर आप लिखोगे AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप।
पोजीशन वेक्टर। इसमें एडवांटेज ये है कि डाइपोल का कैसा भी ओरिएंटेशन होगा आप निकाल लोगे, एंड प्लस दूसरे डाइपोल के लिए तो k टाइम्स उसके लिए p2 j कैप एंड डॉट फिर से r वेक्टर आएगा, वो यही वाला r वेक्टर फिर यहाँ रख दीजिए, सेम r वेक्टर। और इससे पूरा आंसर क्या बनेगा आप देखो, k p1c प्लस p2b अपॉन मतलब न्यूमरेटर में p1c और p2b। b। हाँ मतलब k बाहर हो जाएगा, p1c प्लस p2b और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यस यस। तो ऐसी कोई, इसके अलावा क्या पूछोगे भाई इसमें, और क्या पूछा जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लें वो और कॉम्प्लिकेटेड है। अगर इस ABC पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को दिया जाए पार्शियल तो और भी- डेरिवेटिव करके करना पड़ेगा। अरे बड़ा खतरनाक, वो आएगा नहीं, टफ है, बहुत टफ टास्क हो जाता है। पार्शियल डेरिवेटिव से नहीं होगा ये, होगा तो इलेक्ट्रिक फॉर्मूले से ही होगा, ये भी फॉर्मूले से, बट वेक्टर और 3D का कॉम्बिनेशन लगेगा इसमें तक। क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव से तब निकाल पाओगे जब पोटेंशियल को एक एज अ फंक्शन निकाला हो। ये पोटेंशियल एज अ फंक्शन तो निकाला नहीं हम लोगों ने, ये तो पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकला है, ये वेरिएबल पोटेंशियल थोड़ी है। या तो आप यहाँ पर एक्स वाई जेड कर दो कि पोटेंशियल को एक्स वाई जेड के फंक्शंस में निकालो। जैसे अगर यही चीज मैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखता है तो पोटेंशियल एट ए जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो ठीक है। अब आप क्या करते हैं इसको k टाइम्स, अब आपका बात सही है, इट इज p1 इंटू जेड प्लस p2 इंटू क्या था वो y ना, y, और फिर यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो अब आप कह सकते हो कि पोटेंशियल इज कमिंग एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ABC तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, और अब हम वो कर सकते हैं पार्शियल डेरिवेटिव कंसेप्ट। अब ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट होता है, लेकिन ये भी मैंने पढ़ा नहीं है ना एक्चुअली, जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो तो कर सकते हैं, अभी हम लोगों ने ये चीज पढ़ी नहीं है। तो खैर जो प्रीवियस ईयर पढ़ चुके हैं उनको याद होगा कि इस टाइप की सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्स कंपोनेंट होता है, और ये टॉपिक वर्क एनर्जी पावर में भी किया जा चुका है, EX निकालने के लिए dV/dx करते हैं माइनस साइन के साथ। यस। और ये जब ये वाला डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये मान के चलते हैं कि y और y z z कांस्टेंट। पार्शियल डेरिवेटिव्स। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट निकालना होगा, उसमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। तो ये भी आगे बताएंगे, बट अगर तुम में से किसी ने लास्ट ईयर किया हुआ है और आइडिया हो इसका तो कर सकते हो आप इसको, कि जनरल पॉइंट पर निकाल करके चाहे जितना ही कॉम्प्लेक्स डाइपोल दिया जाए पोटेंशियल निकाल सकते हैं, पोटेंशियल के बाद उस इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो अब डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का पोटेंशियल दोनों हम लोगों का डेरिवेशन कंप्लीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल एंड पोटेंशियल ऑफ डाइपोल बोथ कंप्लीटेड। रिंग का पोटेंशियल, तो ये भी कैलकुलस के थ्रू होगा। अच्छा ये भी तुम ध्यान रखना यार कि कहाँ पर पोटेंशियल का डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से करना है और कहाँ पर पोटेंशियल का डेरिवेशन कैलकुलस से करना है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि पोटेंशियल हम कैलकुलस मेथड से भी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, और पोटेंशियल हम उस लॉजिक से भी निकाल सकते हैं कि कोई एक एलिमेंट ले ले, एलिमेंट का पोटेंशियल कर दे, और रूल बड़ा सिंपल सा है। जहां जहां पर आपने गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली वहां वहां पोटेंशियल का डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से करिए।
और जहां जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमेंट के थ्रू निकाली गई थी वहां पर पोटेंशियल भी एलिमेंट के थ्रू निकालो। सिंपल सा रूल। मतलब अगर इस रिंग का चार्ज Q है, इसका रेडियस R हो और x डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है, तो पहले तो रिकॉल करिए रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से तो आता नहीं है। तो रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमेंट लेके आई थी, तो पोटेंशियल भी वैसे ही आएगा। यहाँ पर एक dq एलिमेंट चूज कर लिया, उसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल dv निकालते, और एलिमेंट जो dq एलिमेंट होगा वो अपने आप में एक पॉइंट चार्ज होगा। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल फॉर्मूला होता है k टाइम्स उसका चार्ज अपॉन द डिस्टेंस kq बाय डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस विल बी रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी है, तो सीधा इंटीग्रेट कर दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पर तो कहा गया था कि पहले कंपोनेंट करके तब इंटीग्रेट करना, यहाँ पर कोई कंपोनेंट करना ही नहीं मेरे को, सीधा सीधा इसका इंटीग्रेशन करके टोटल पोटेंशियल आएगा। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ एक ही क्वांटिटी वेरिएबल है इसमें, और वो है dq। जो dq इंटीग्रेट होगा इसका मतलब कि इसका टोटल चार्ज आ जाएगा। तो ये सीधा सा फॉर्मूला हो गया पोटेंशियल बाय द रिंग का, kq बाय रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। समझ आ रहा होगा ये? यस अरे डिस्क का डिराइव करके बता जल्दी से, लगे हाथ ये दोनों कंप्लीट कर दे। फिर अगर डिस्क की वजह से पोटेंशियल को डिराइव करना चाहते हैं, डिराइव करो या फिर फॉर्मूला याद करो, कुछ भी करो, लेकिन एग्जाम से पहले ये याद होना चाहिए। इसमें एक्स डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना हो तो डिस्क की भी इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमेंट से ही आती है। और ये सब अब सबको याद होता है कि इसके अंदर एक रिंग टाइप का एलिमेंट लेते हैं जिसका रेडियस स्मॉल r होता है, आगे उसकी विड्थ dr होती है। ये सब सबको याद हो गए हैं। और क्योंकि एलिमेंट रिंग है तो एलिमेंट का पोटेंशियल रिंग वाले फॉर्मूले से आएगा। रिंग वाला फॉर्मूला यहाँ के एलिमेंट पे लगेगा। तो एलिमेंट के लिए k कैपिटल Q की जगह उस एलिमेंट का चार्ज होगा जो कि सिग्मा इंटू एरिया ऑफ एलिमेंट, और यहाँ रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की जगह रूट ऑफ स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द पोटेंशियल बाय रिंग एलिमेंट। और कंप्लीट डिस्क के केस में इसको हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से कैपिटल R तक के लिए, तो यहाँ से पोटेंशियल बाय डिस्क आएगा। इंटीग्रेशन में छोड़ दे रहा हूँ, अपने आप देख लीजिएगा इससे। सर डिस्क को एक सिलेंडर मान के नहीं कर सकते? नहीं, फाइनाइट वायर का पोटेंशियल कहीं पर जरूरत पड़ जाए, एक फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ से आती है, फाइनाइट वायर की कैलकुलस से आती है। तो एक फाइनाइट वायर के परपेंडिकुलरली अगर एक्स डिस्टेंस पर पोटेंशियल चाहिए आपको, एज्यूमिंग कि इसकी पूरी लेंथ L है और टोटल चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है इसका, बस तरीके बस याद रखो। इसमें भी आप एलिमेंट चूज कर लो कोई एक, सेंटर से y डिस्टेंस ऊपर और dy लेंथ का एक एलिमेंट जिसका चार्ज dq, और इस एलिमेंट से हमारे पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा, इस एलिमेंट और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, और उस हिसाब से पोटेंशियल लिखा जाएगा k चार्ज ऑन द एलिमेंट लैम्डा इंटू dy, और डिस्टेंस ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट रूट y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और ये इंटीग्रेट करेंगे फॉर x माइनस L/2, सॉरी वेरिएबल y है, माइनस L/2 से प्लस L/2। तो ये पोटेंशियल बाय रॉड कह सकते हो, एक वायर की पोटेंशियल है, फाइनाइट वायर की पोटेंशियल। ठीक है? यस सर। यस।
यही 2-3 केसेस है जो कैलकुलस से होते हैं, बाकी सारे केसेस तो उससे होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि इसके अलावा जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गॉस लॉ से आएंगी। ठीक है, तो अभी इतना ही रखते हैं बच्चे, बाकी अब अगली क्लास में करेंगे।